एरिका पैराडाइज प्लेस में बहुत जल्दी-जल्दी ढूँढ रही होती है कैप्टन को। उसने काफ़ी सारे नर्स से भी पूछा होता है लेकिन किसी को भी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम होता। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रही होती है कि अचानक से उसे कोई हिज मैजेस्टिक कह के बुलाता है। एरिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। हालाँकि वो इतना ज़्यादा डर और घबरा जाती है कि उसके पाँव वहीं पर जम जाते हैं और वो हिल नहीं पा रहे होते। वो उनको हिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हिल पा रहे होते। अगर उसे एम्पिरिया ने ढूँढ लिया तो वो डेफ़िनेटली उसको मार देगा। इस डर के मारे वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई सहमी सी वहीं खड़ी होती है। दूसरी तरफ वो पर्सन जिसने उसको हिज मैजेस्टिक कह के बुलाया था, उसके कदम आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो अचानक से उसके मुँह को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। एरिका डरी सहमी सी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो पर्सन उसको एक कोने में ले जाता है। एरिका सोचती है कि आखिर ये पकड़ने वाला पर्सन कौन है? वो उसका हाथ हटाकर उसकी तरफ पलट कर देखती है और देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो चार्ली था, जो कि उसे एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़रों से देख रहा था। एरिका उसको यहाँ पर देखकर सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। एरिका अपने मन ही मन अभी यही सोच रही होती है, क्या मैं अब यहाँ पर मरने वाली हूँ? क्या मैं इस जगह पर मर जाऊंगी? फिर वो अपने इस ख्याल को जटलाते हुए कहती है कि नहीं, ये मुझे इस जगह पर पहचान नहीं सकता। लेकिन उसका दिल बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है। लेकिन वो अपने आप को आहिस्ता से काम डाउन करते हुए लेकिन वो काम होते हुए उससे पूछती है कि मिस्टर चैमलाइन, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसकी इस बात पर चार्ली जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमको लगता है कि तुम अपनी इस पैथेटिक एक्ट से मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? एरिका, और जैसे ही वो उसका नाम बुलाता है, एरिका और ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से उसका दिल काँपना शुरू कर देता है और वो सोचने लगती है कि आखिर इसको कैसे पता चला? चार्ली अपने बाल सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ, तो तुमको नहीं लगता कि मैं तुम्हें जो बहुत जल्द पहचान लूँगा? इसके बाद सीन उस जगह पर जाता है जब उस लड़की ने एरिका से जगह स्विच की थी और वो उस लेटर को देखकर हंस रही होती है और वो कहती है कि मैंने आखिरकार ढूंढ लिया। असल असल में मिस ओल्गा को एरिका के ऊपर शक हो गया था कि एरिका कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रही है और वो मालूम करना चाहती थी। इस वजह से उसने एरिका के साथ रोजी की जगह स्विच करी। वो तो सिर्फ एक बहाना था कि उसने उन पेशेंट को ठीक करवाना था, लेकिन असल वजह ये थी कि वो उस लड़की के जरिए उसकी उस जगह पर तलाशी कराना चाहती थी ताकि वो कुछ ढूँढ सके और वो चीज़ें लाके मिस ओल्गा के पास लेके आए। उसके इस तरह के एक्ट को देखकर चार्ली को पता चल गया था कि ये हरिका नहीं है बल्कि ये कोई और है। और जैसे ही उस लड़की ने कहा था कि मैंने तुम्हें ढूँढ लिया है, चार्ली जल्दी से उसके पास जाता है और उसे डराते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या ढूँढ लिया है? रोज़ी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो चार्ली को बेवकूफ़ बना सके, लेकिन चार्ली चालाक था और बेइंतहा ज़हीन भी था। वो आखिर बिलाखिर किसी न किसी तरह करके उससे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेता है कि आखिर उसने किस वजह से एरिका से जगह स्विच करी थी। और वो सारी की सारी बाकायदा किसी बच्चे की तरह पूरी की पूरी डिटेल उसके सामने रख देती है कि मिस ओल्गा ने वो सारी की सारी नॉलेज चुराने के लिए कहा था जो कि एरिका डेवलप कर रही है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। एरिका और चार्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। चार्ली बिल्कुल खामोश होता है और सिर्फ उसे देख रहा होता है। चार्ली के इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर एरिका बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सोचती है कि उसने आज से पहले इस तरह के एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर कभी भी नहीं देखे। चार्ली पहले तो उसे काफी देर तक घूरता रहता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से और डरावनी आवाज में उसे कहता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम एक अच्छे बच्चों की तरह वापस एम्पायर प्लेस में वापस चले जाओ। उसकी इस बात पर एरिका शॉक हो जाती है क्योंकि वो एम्पायर प्लेस वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो एम्पायर प्लेस वापस चली गई तो उसे पैराडाइज प्लेस में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा और वो अपना मौका गंवा देगी उस पर्सन को ढूंढने का जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई है। वो अपने इन्हीं ख्यालों में गुम होती है कि चार्ली उसे दोबारा से होश मिलाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? और वो दोबारा से उसके पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम समझ गई हो, तुम मेरे साथ आ रही हो। लेकिन एरिका अपना हाथ पीछे छुड़ाते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती है। उसे इस तरह का एक्ट करते देख चार्ली उसको खड़ा ही देखता रह जाता है और वो वहां से भाग जाती है और वो अपने विग संभालती हुई वहां से भाग रही होती है। उसे काफी सारे सैनिक भी देखते हैं और वो चाहती थी कि उसे चार्ली ना पकड़ सके। वो किसी भी तरह आज किसी भी सूरत में उस पर्सन को ढूंढना चाहती थी। पीछे से चार्ली आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो भागते भागते इस एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर एक डेड एंड होता है और वो सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर आखिर वो अपना फैसला बनाती है कि वो इस जगह से भाग जाएगी। वो उस लड़की से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन चार्ली जब उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचता है उस विंडो के पास, तो उसे वहां पर एरिका नहीं मिलती। तो वो वहां से पलट जाता है और बाकी जगह पर ढूंढना शुरू कर देता है।
एरिका पहले अपना मुंह दबाकर वहां पर खड़ी रहती है ताकि उसकी जरा से भी आवाज ना निकले, लेकिन जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है कि चार्ली वहां से जा चुका है, तो वो उस ट्री से पीछे से निकल कर वहां से भागना शुरू कर देती है। उसको अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वो उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि कुछ घोड़े बेकाबू हो गए हैं, जिसे काबू करने के लिए कुछ बंदे उसको मेहनत मशक्कत कर रहे होते हैं कि वो उसको काबू ला सकें। लेकिन वो घोड़ा अचानक से एरिका की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो पर्सन एरिका को कहते हैं कि मेट जरा आराम से, वो घोड़ा तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उसके सामने आ जाता है कि उसको किसी भी तरह करके वो चोट पहुंचा ही देगा आकर। और जब वो उसके सामने आ रहा होता है तो उसके सामने वो सीन आता है जब उस आर्मी मैन ने उसके सामने का उसके गांव वालों को काटा था, मारा था, कत्ल किया था। और उसे वही सीन जहन में आता है। उसको ये जहन में आते ही उसकी बॉडी मूव करना बंद कर जाती है और वो अपनी विग निकाल कर उसको देखती रहती है। और वो सोचती है कि आज उसका अंत आ गया है, वो इस जगह पर मर जाएगी। और वो किसी कबूतर की तरह खतरा अपने पास आते ही अपनी आंखें बंद कर देती है कि अचानक से उसकी तरफ कोई चीखता है और उसका नाम बुलाता है। वो पर्सन आते ही उसको गोद में उठा लेता है और उससे काफी दूर ले जाता है। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि राहुल था, जिसने अचानक से उसको गोद में उठाया था और उस घोड़ी की पहुंच से दूर चला गया था। एरिका उसको देखकर सोचती है कि ये मेरे सामने अचानक से किसी हीरो की तरह कैसे आ गया। हो सकता है अगर उस दिन भी इस तरह कोई पर्सन आया होता तो मेरे सारे लोगों की जान बची हुई होती, आज मेरी मदर भी जिंदा होती। राहुल उसको गोद में लिए देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एरिका उसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसे शुक्र अदा करती है। और उस बेलगाम घोड़े को भी लगाम लगा देता है, यानी उसको काबू कर देता है। एरिका उस सदमे से काफी हद तक डर जाती है और वो काफी हद तक बेहोश भी होने लगती है। राहुल उसको कैरी कर लेता है। उसको कैरी करते देख बाकी सारे के सारे नेट उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। राहुल एरिका को कैरी करके लेके आ रहा होता है। दूसरे नाइट उसे देख देख के कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या लेके आ रहे हैं, हमने इनको कभी भी इस तरह किसी को भी अपने हाथ में कैरी करते नहीं देखा है। लेकिन राहुल के तो अपनी ही कोई मनचाही चल रही थी। वो घबराते हुए कहता है कि मैं किसी की बेटेशन अपनी तरफ गिरफ्त करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ इतना ज़्यादा शोर होते थे कि पहले डैश प्रेस का एक बंदा जो कि इन सारी चीज़ों पर नज़र रखता था, वो दूर से ही सब कुछ देखने लगता है। अचानक से उसकी नज़र राहुल के ऊपर जाती है और वो अचानक से चौंक जाता है और ज़ोर से उसका नाम बुलाता है। राहुल को उसका नाम लेते देख चार्ली उसका सुन लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। चार्ली उससे वो दूरबीन ले लेता है और खुद देखने लगता है। और दूर से वो एरिका को राहुल कैरी करते हुए देख लेता है। वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसका वो नाम बुलाता है। इसके बाद वो उस बंदे को वो दूरबीन देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीछे से मिस ओल्गा आती है और चार्ली को बताती है कि आपको मिसेस मैथर्सडे देखना पसंद कर रहे हैं। वो अभी इस वक्त आपको देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसी वक्त आप रूम में वापस जाएँ। लेकिन चार्ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसी गुस्से भरी निगाहों से मिस ओल्गा को देख रहा होता है। मिस ओल्गा कहती हैं, क्या कुछ ऐसा है जो कि आप मुझसे सबसे पहले कहना चाहते हो? चार्ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे काम से बाहर हैं, जिनमें तुम इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो। मिस ओल्गा कहती है कि मैंने सुना था कि आप रोज़ाना उसको उस जगह पर विज़िट करने जाते हैं और कहीं-कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या आप उस मिस्ट्रेस को इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं? लेकिन गुस्से में वो अपनी चिन पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैं जो करता हूँ वो मैं करूँ, लेकिन क्या तुम इस बात पर पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखते हो कि क्या मैं इस बात में तुम्हें बहुत जल्द माफ़ कर दूँगा, मिस ओल्गा? इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड निकालते हुए मिस ओल्गा को दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। मिस ओल्गा बगैर घबराते हुए अपनी तरफ वो स्वॉर्ड पॉइंट होते हुए देखती हैं और फिर बड़े ही काम अंदाज में कहती हैं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही थी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसल को प्रोटेक्ट करूँ। और वो चार्ली को याद दहानी कराती है कि एम्पीरियर आपका इंतजार कर रहा है। चार्ली एक लंबी आह भरते हुए अपनी स्वॉर्ड साइड में करता है और फिर उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। राहुल एरिका को एम्पायर प्लेस के उसी गार्डन में ले आता है जहाँ पर इंपीरियर के लिए सब्जियाँ फ्रूट वगैरह उगाए जाते हैं। एरिका उस गार्डन की इतनी अच्छी हालत देखकर कहती है कि यहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि उस मेड ने ये सारी की सारी बहुत अच्छे से रखी हैं। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। लेकिन जब भी वो यहाँ पर आती है तो उसे हमेशा अपने घर की फ्रोनिका की याद आती है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले वो कम से कम उस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत तो क्लू हासिल करना चाहती ही थी। क्या उसको थोड़ी बहुत उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाए कि वो थोड़ा बहुत दिखता कैसा है। लेकिन उसको नहीं मिले वहाँ पर कुछ भी क्लू वगैरह। वो राहुल से कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यहाँ से उतार दो। राहुल उसकी इस बात पर राजी हो जाता है और उसे उतार देता है। एरिका इर्द-गिर्द देखते हुए कहती है कि ये प्लेस पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है और यहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल पहली तरह ही हैं। बहुत अच्छे से ख्याल करा हुआ है। वो लड़की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है मैंने सोचा नहीं।
अचानक उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि वो लड़की तो यहाँ से गई भी है और नज़र भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब हो सकता है कि लॉर्ड चैंबरलाइन ने उसको डिस्पोज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगला नंबर मेरा है, वो मुझे भी मार देगा। और वो इस उसमें डरने लगती है। राहुल उसे देखता रहता है और काफ़ी देर तक घूरने के बाद उससे अचानक से पूछता है, मुझे माफ़ करना, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? एरिका उसकी बात पर हाँ करते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल उसकी इस बात पर हाँ भरते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में उसके पेट से आवाज़ आती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसकी इस बात पर एरिका उसके लिए चाय बनाती है और उस गार्डन में से एक तरबूज काटकर उसके लिए काटना शुरू कर देती है, लेकिन उसको काटना नहीं आ रहा होता। उसे इस तरह काटते देख राहुल उसके पीछे आ जाता है। एरिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो चाकू उसकी तरफ पॉइंट करती है। राहुल उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी को भी पसंद नहीं है कि वो तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो। तो एरिका कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है। राहुल उससे वो नाइफ लेते हुए उसे खुद काटना लगता है, जिससे एरिका को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखने लगती है और उसे कहती है कि लगता है तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो। राहुल उसमें कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो कुकिंग की चीज़ों में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन राहुल कहता है कि तुम चाय बनाने में बहुत अच्छी हो। एरिका बताती है क्योंकि ये उसकी मदर चाहती थी। और वो सीन याद आता है कि एरिका, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम चाय बनाना और पौधों के बारे में सीखना कभी भी नहीं भूलोगी। ये आगे जाके तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और उस बात पर एरिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उस वक़्त। इसके बाद राहुल एरिका को कहता है कि लगता है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मदर थी और वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एरिका भी उस पर राज़ी होती है और कहती है कि हाँ। फिर अचानक से उसके ज़हन में ख़्याल आता है और वो सोचती है कि क्या राहुल इस बारे में जानता है। तभी उसकी नज़र जाती है कि राहुल ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सेब को काट रखा था और वो किसी डक की शेप में लग रहा था। और वो राहुल को इस तरह सेब वगैरह काटते हुए देख रही होती है। अचानक से राहुल उसको इस बात की याद दहानी कराता है कि उसने कुछ चढ़ा रखा था पकने के लिए और वो एक कांच की बोतल थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पक रहा होता है और एरिका उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फट जाता है। राहुल फ़ौरन के फ़ौरन उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो कांच के बबल्स उसके ऊपर आके लगने लगते हैं। चार्ली और मिस ओल्का को इंपीरियर ने अपने पास बुलाया था। इंपीरियर उनके सामने मौजूद होता है और वो डील डाउन होकर उनके सामने मौजूद होते हैं दोनों के दोनों। चार्ली से इंपीरियर एरिका के बारे में पूछता है कि आखिर वो काले बालों वाली लड़की मौजूद थी कौन। इस पर चार्ली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है कि वो लड़के जिसके काले बाल थे, मुझे लगता है कि आपने उनको उस वक्त बाहर देखा होगा। और असल में उन्होंने उसको बाहर ही देखा था, जब राहुल ने उसको अपने गोद में ले रखा था और वो उसको लेके जा रहा था। वो एरिका के बारे में उससे पूछ रहा होता है और जल्द से जल्द कहता है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए। चार्ली पहले तो बहुत गुस्से में होता है, फिर अपने गुस्से को दबाते हुए अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से मिस ओल्गा कहती है कि मैं कुछ कह सकती हूँ। एम्पियर उस पर राजी होते हुए कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। ओल्गा उसे सबरे की सारी इन्फॉर्मेशन एरिका के बारे में दे देती है कि वो एम्पायर प्लेस में रहती है और वो वहाँ की एक हेडमेट है, जिस पर इंपीरियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से अपना हाथ अपनी चेयर पे मारते हुए कहता है, क्या वो उस कचरे जगह से आई हुई है। मिस ओल्का उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल जॉब के लिए लेके आई थी मैं। इंपीरियर उसकी इस हरकत पर चीखते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसी बेकार और घटिया हरकत करने की कोशिश कैसे की। मिस ओल्गा बताती है क्योंकि उसे प्लांट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स में अच्छी है और वो चाय वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है, स्पेशल तौर पे हीलिंग टी। इंपीरियर गुस्से में कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि तुमने सिर्फ मेरा टाइम इस बेकार सी बात के लिए ज़ाया किया है। क्या तुम मरना चाहती हो? मिस ओल्गा कहती है कि वो इस एम्पायर प्लेस में सिर्फ एक ही है जो कि मेडिसिन बना सकती है। उसकी इस बात पर इंपीरियर हंसते हुए कहता है कि आप मेडिसिन बना सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फील हो रहा है। वो अपने गिलास में उन दोनों की छवि देखते हुए चार्ली से कहता है। चार्ली भी हाँ कहता है और वो घटिया बादशाह जो कि उसके बारे में एरिका से पूछ रहा था, उसे अपने बेड चैम्बर में लाने के लिए कहता है और ज़ोर-ज़ोर से अपनी बेकार हँसी हँसने लगता है।
दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एरिका और राहुल दिखाए जाते हैं, जो कि जब राहुल ने एरिका को प्रोटेक्ट किया था तो वो एरिका के ऊपर गिर गया था। वो जल्दबाजी में एरिका के ऊपर से उठता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर एरिका कहती है कि कोई बात नहीं और उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और इस हड़बड़ाहट में राहुल के हाथ से वो एक नेकलेस सा निकल जाता है, जो कि वो उसके लिए पेंडेंट के तौर पर लेके आया था। एरिका उसको देखती है और उसे उठाती है। उस पेंडेंट के अंदर फ्लावर को प्रिज्म किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और स्पेशली तौर पर राहुल ने ये एरिका के लिए किया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते थे पौधे और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वो उस पेंडेंट को उठाते हुए देखती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उसे देते हुए कहती है कि ये लो। राहुल शर्माते हुए उसे मना करता है और कहता है कि ये मेरे लिए नहीं है। एरिका कंफ्यूजिंग में उसको देखने लगती है और राहुल शर्माते हुए बताता है, ये मैं तुम्हारे देने के लिए यहाँ पर लेके आया था। और वो शर्माते हुए ये भी कहता है कि तुमको लगता है कि मैं इस तरह की चीज़ें कभी पहन सकता हूँ? ये तुम्हारे लिए हैं, ये तुम पर ज़्यादा सूट करेंगे। एरिका उस पेंडेंट को देखते हुए सोचती है कि क्या मैं इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। राहुल उससे वो पेंडेंट लेते हुए उसे खुद अपने हाथों से पहनाने लगता है। उसको उस तरह अपने आप को पेंडेंट पहनाते देख एरिका सोचती है कि आखिर ये मेरी तरफ इतना ज़्यादा स्वीट कैसे बन रहा है। राहुल के उसको फ़ौरन पेंडेंट बनाने के बाद वो घूमती है और उससे पूछती है कि आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। और वो उसे ये कहते हुए वो सारे के सारे लम्हे याद करती है कि वो हमेशा उसको कंफर्ट करता है, उसकी जान बचाता है, और कोशिश करता है कि उसको कम से कम तकलीफ पहुंचे उसकी तरफ से। लेकिन वो इस बारे में कंफर्म नहीं थी कि आखिर रोज़ के लिए ऐसा क्यों करता है। लेकिन जब भी रोज़ के साथ इतना ज़्यादा स्वीट होता है, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल आ जाती है जब वो उसके साथ मौजूद होती है। और वो खुश होते हुए उसको थैंक यू करती है और उसको थैंक यू करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद रो उसको दुखी मन से अपने यहाँ से जाने के बारे में बताता है। एरिका भी सुनकर निराश हो जाती है, क्योंकि अब वो एक दूसरे से दोबारा मुलाकात जल्दी से नहीं कर पाएंगे। रोज को बताता है कि इस बार महीने से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो शर्माते शर्माते उसका हाथ थामते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं बगैर कुछ काम किए, बगैर कोई कुछ किए, मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो? एरिका खुश होते हुए उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसकी इस बात पर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उनकी इस तरह की बातों को दूर से खड़ा हुआ चार्ली देख रहा होता है और अपने ज़हन में ही कुछ इविल मंसूबे बनाते हुए उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि मैं इसको इस तरह जारी करते हुए नहीं देख सकता।